नमस्ते दोस्तों, स्टोरी ई दिल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक बिल्कुल नई और रोमांचक कहानी लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि हमारी पिछली कहानी रीबॉर्न ऑन अनदर प्लैनेट, एक दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगर आपने अब तक उस कहानी का मजा नहीं लिया है तो ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसे शुरू से सुन सकते हैं। साथ ही अगर आपको रहस्य, रोमांच और दूसरी दुनिया की अनोखी कहानियां पसंद हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। वहां आपके लिए ढेर सारी दिलचस्प कहानियां इंतजार कर रही हैं। तो चलिए अब और ज्यादा वक्त जाया नहीं करते और बिना किसी बकवास के सीधे चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। पर हाँ, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अजनबियों की दुनिया, अध्याय 1, इशिका और विराज। रात के सन्नाटे को चीरती हुई बिजली की कड़कड़ाहट और टीवी की स्क्रीन पर चमकती वो ऑरेंज चेतावनी। आज की रात शहर के लिए एक खौफनाक तूफान लाने वाली थी, लेकिन रायपुर के एक शांत कोने में रहने वाली एक लड़की इन सब बातों से बेखबर अपनी ही थकान में डूबी थी। इशिका एक लंबी आह भरते हुए, आखिरकार आज का सारा काम खत्म हुआ। मैं हूं इशिका, उम्र बस 20 साल। सच कहूं तो मेरी जिंदगी किसी घिसी पिटी फिल्म की तरह हो गई थी। वही रोज का दफ्तर, वही फाइलों का बोझ और ये कभी न खत्म होने वाली थकान। आज तो बस इस गर्म पानी के बाथटब में डूब जाने का मन है ताकि सारी दुनिया की फिक्र मिट जाए। इशिका ने बाथटब के गुनगुने पानी में कदम रखा। पानी का स्पर्श इतना सुकून भरा था कि उसे पता ही नहीं चला कब उसकी पलकें भारी होने लगीं। इशिका बुदबुदाते हुए, पानी कितना जादुई एहसास दे रहा है, बस थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मूंद लूं तो शायद कल के लिए फिर से हिम्मत जुटा पाऊंगी। इशिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाथटब में लगी उसकी ये छोटी सी झपकी उसकी पूरी हकीकत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अचानक सब कुछ बदल गया। ठंडी हवा के झोंके और जंगली परिंदों की डरावनी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। इशिका हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलते हुए, उफ, ये कैसी आवाजें हैं? मेरे हाथ बाथटब के किनारों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? और ये पानी, ये इतना गहरा और ठंडा कैसे हो गया? हे भगवान, ये मैं कहां हूं? क्या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूं? इशिका ने खुद को जोर से चिकोटी काटी। दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। इशिका कांपती आवाज में, आउच, दर्द हो रहा है, मतलब ये सपना नहीं है। क्या मैंने सच में वक्त और स्पेस की सरहदों को पार कर लिया है? पर कहानियों में तो लोग जब टाइम ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ जादुई हथियार या आधुनिक औजार लाते हैं, और मैं यहां इस वीरान झील में इस हालत में बिना किसी चीज के पहुंच गई। तभी दूर झाड़ियों के पीछे से एक भयानक जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज आई। इशिका का कलेजा मुंह को आ गया। इशिका, वो आवाज कैसी थी? क्या यहां खूंखार दरिंदे भी रहते हैं? मुझे वापस पानी के अंदर जाना चाहिए। शायद अगर मैं फिर से उसी तरह डुबकी लगाऊं तो अपनी दुनिया के उस बाथटब में वापस पहुंच जाऊं। हे ईश्वर, मुझ पर दया करो, मुझे मेरे घर भेज दो। इशिका ने डर के मारे पानी में फिर से गोता लगाया, लेकिन इस बार पानी के नीचे उसे पत्थर नहीं बल्कि किसी इंसान के पैर दिखाई दिए। और सिर्फ पैर ही नहीं, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो डर और झटके के साथ पानी से बाहर आई तो देखा कि किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा रखा है। इशिका चीखते हुए, कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह हाथ लगाने की? वो अजनबी युवक उसे बेहद गौर से देख रहा था, जैसे उसने आज तक ऐसी चीज कभी देखी ही न हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विराज, मन में सोचते हुए, इतनी कोमल और इतनी खूबसूरत मादा मैंने अपनी पूरी जाति में आज तक ऐसी दिव्य सुंदरता नहीं देखी। ये कौन है और यहां इस हाल में क्या कर रही है? विराज गहरी और भारी आवाज में, घबराओ मत, डरो नहीं, तुम किस कबीले से आई हो? इशिका गुस्से और घबराहट में, मुझे तुरंत नीचे उतारो, बदतमीज कहीं के। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और तुम कम से कम कुछ कपड़े तो पहन लो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? विराज, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जब तक तुम यहां सुरक्षित महसूस नहीं करती मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इशिका रोने वाली हालत में, तुम खुद इस हालत में हो, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मुझे नीचे रखो, अभी के अभी। विराज ने उसे धीरे से जमीन पर रख दिया। नीचे पैर रखते ही इशिका बिना पीछे मुड़े वहां से पागलों की तरह भागने लगी। विराज पीछे से पुकारते हुए, तुम बहुत धीरे भागती हो, तुम इस विशाल जंगल में कहीं भी चली जाओ, मेरी नजरों से छुप नहीं सकती।
मैं एक पल में तुम तक पहुंच सकता हूं। इशिका के कदम अचानक रुक गए। उसने पीछे मुड़कर चिढ़ते हुए कहा, इशिका, क्या तुम्हें वाकई शर्म नहीं आती? जाओ, पहले अपने लिए कोई लिबास ढूंढो। विराज, मैं यहां नहा रहा था तो जाहिर है मैं ऐसे ही रहूंगा, और तुम भी तो इसी हाल में हो, तो फिर मुझ पर गुस्सा क्यों? इशिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी उसे पानी की लहरों के साथ एक बड़ा सा कपड़ा, तौलिया तैरता हुआ मिला। उसने फौरन उसे उठा लिया और खुद को ढक लिया। विराज, नन्ही मादा, तुम्हारा नर रक्षक कहाँ है? तुम्हें यहां अकेला किसने छोड़ा? इशिका, हैरान होकर, क्या नर रक्षक? मादा? ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम होश में हो? विराज, मैं एक नर रक्षक मेल बीस्ट हूं और तुम एक मादा हो। हम एक दूसरे के साथी बन सकते हैं। क्या तुम्हारे कबीले में तुम्हें यह सब नहीं सिखाया गया? इशिका, कांपते हुए, तुम असल में क्या चीज हो? विराज, मेरा नाम विराज है। इशिका की आंखों के सामने ही कुछ ऐसा हुआ जो विज्ञान के हर नियम के खिलाफ था। विराज के शरीर से एक लंबी और ताकतवर पूंछ निकली, उसकी खाल पर धारियां उभर आईं और उसका पूरा शरीर एक भीमकाय आकार लेने लगा। कुछ ही पलों में जहां एक इंसान खड़ा था, वहां एक विशाल और तेजस्वी सफेद बाघ दहाड़ रहा था। इशिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। डर के मारे उसका दम घुटने लगा और वो धीरे धीरे पानी की गहराई में बेहोश होकर गिरने लगी। उसे लगा कि शायद यही उसकी जिंदगी का आखिरी मंजर है, पर तभी उसके दिमाग के किसी कोने में एक मशीन जैसी डिजिटल आवाज गूंजी। सिस्टम, एक तीखी बीप के साथ होस्ट कन्फर्म हो गया है। इशिका की जानकारी सिस्टम में दर्ज की जा रही है। सिस्टम 438 अब पूरी तरह सक्रिय है। स्वागत है होस्ट। इशिका, बेहोशी में धुंधली सी आवाज के साथ, सिस्टम, ये सब क्या हो रहा है? अनोखा बंधन और रहस्यमयी मिशन। नैरेटर, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे इशिका एक अनजान दुनिया में पहुंच गई और विराज नाम के एक विशाल सफेद बाघ को देखकर खौफ के मारे पानी में बेहोश हो गई। लेकिन अब उसकी आंखें एक नई सुबह के साथ खुल रही थीं। इशिका की नींद खुलने का एहसास। इशिका, मन में, उफ, मेरा सिर, मैं कहाँ हूं? क्या मैं अब भी सपना देख रही हूं? ये बिस्तर, ये कितना कोमल और गर्म है, जैसे मैं किसी मखमली कंबल पर सोई हूं। तभी एक भारी और जानी पहचानी आवाज गूंजी, विराज, जाग गई तुम? इशिका झटके से उठ बैठी। उसने देखा कि वो किसी कंबल पर नहीं, बल्कि उस विशाल सफेद बाघ के मुलायम बालों के ऊपर लेटी हुई थी। इशिका, ओ नहीं, ये कोई कंबल नहीं, ये तो उस बाघ के बाल हैं। विराज, मुझे कसकर पकड़ लो वरना गिर जाओगी। अब बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? इशिका, ठंड से कांपते हुए, बहुत ठंड लग रही है। यहां पहाड़ की हवा इतनी तेज क्यों है? इशिका मन ही मन डर रही थी कि उसके पास खुद को ढकने के लिए कुछ नहीं था। तभी विराज अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। उसने इशिका को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और एक ऊंचे पेड़ की सुरक्षित टहनी पर बिठा दिया। इशिका, हैरानी से, तुम ये क्या कर रहे हो? विराज ने बिना कुछ कहे अपना चाकू और कुछ सामान इशिका को थमाया और खुद वापस बाघ बनकर नीचे कूद गया। विराज, यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आता हूं। इशिका ऊपर से देख रही थी। नीचे एक विशाल जंगली सुअर झाड़ियों में था। विराज ने पलक झपकते ही उस पर हमला कर दिया। उसकी फुर्ती और ताकत देखकर इशिका दंग रह गई। इशिका, मन में, इसकी ताकत तो अद्भुत है। इसके एक वार के सामने मेरी क्या बिसात। ये जितना रक्षक है उतना ही खतरनाक शिकारी भी। विराज शिकार खत्म कर वापस आया और पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी बाहें फैला दीं। विराज, अब नीचे कूद जाओ, मैं तुम्हें थाम लूंगी। इशिका, डरते हुए, क्या पागल हो गए हो क्या? ये कम से कम 15 फीट की ऊंचाई है। अगर मैं कूदी तो मेरी हड्डियां सलामत नहीं बचेंगी। विराज ने मुस्कुराते हुए ऊपर छलांग लगाई और इशिका को अपनी गोद में लेकर सुरक्षित नीचे आ गया। विराज, मन में, ये मादा कितनी नाजुक और कमजोर है। मुझे इसकी बहुत सावधानी से देखभाल करनी होगी। विराज ने इशिका को सुअर की खाल फर साफ करके दी। विराज, इसे पहन लो, ये तुम्हें इस पहाड़ी सर्दी से बचाएगी। जैसे ही इशिका ने उस फर को छुआ, उसके दिमाग में फिर से वही अजीब डिजिटल आवाज गूंजी। सिस्टम 438, बधाई हो होस्ट, आपने जंगली सुअर का फर हासिल कर लिया है। आपका पहला नवागंतुक मिशन, न्यूबी मिशन, शुरू होता है। आपको जानवरों के फर के 3 टुकड़े और इकट्ठा करने होंगे। मिशन पूरा होने पर आपको विशेष इनाम दिया जाएगा। इशिका, मन में, ये क्या बला है? मिशन? इनाम?
क्या ये कोई वीडियो गेम चल रहा है? विराज ने उसे खोया हुआ देखकर पूछा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? इशिका, हाँ, शुक्रिया। विराज, हम जल्द ही भेड़िया कबीले वुल्फ ट्राइब के पास पहुंचेंगे। वहां मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े और जरूरत का सामान ले लूंगा। वे लोग विनिमय एक्सचेंज का व्यापार करते हैं। इशिका, भेड़िया कबीला, क्या ये किसी गांव जैसा है? विराज, गांव? मैंने बस कबीलों और महासागर नगरों सिटीज के बारे में सुना है। नगरों को बुलॉक्स बनाते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। तभी विराज ने उसे मांस का एक कच्चा टुकड़ा दिया। थोड़ा मांस खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। इशिका, घिन आते हुए, छी, नहीं, मैं ये कच्चा मांस नहीं खा सकती। विराज थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर वो जंगल में गया और कुछ मीठे फल लेकर आया। इशिका ने राहत की सांस ली और फल खाने लगी। विराज, क्या तुम सिर्फ फल खाती हो? क्या तुम उन शाकाहारी जीवों की तरह हो जो घास खाते हैं? इशिका, नहीं, मैं सब कुछ खाती हूं, ओमनिवोर। बस मुझे कच्चा खाना पसंद नहीं। अगर ये पका हुआ होता तो मैं जरूर खाती। विराज, पकाना? वो कैसे होता है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस बताओ। इशिका, हमें आग फायर की जरूरत है। आग शब्द सुनते ही विराज के चेहरे पर खौफ आ गया। विराज, आग? वो तो तबाही लाती है। क्या वो वाकई जरूरी है? खैर, अगर तुम कहती हो तो मैं लकड़ियां लाता हूं। विराज सूखी लकड़ियां ले आया। इशिका ने बचपन में सुना था कि लकड़ियों को रगड़कर आग जलाई जा सकती है। उसने कोशिश शुरू की। 5 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट बीत गए, पर धुआं तक नहीं निकला। इशिका, चिढ़कर लकड़ी फेंकते हुए, सब बेकार है। टीवी वाले सब झूठ बोलते हैं। मुझसे नहीं होगा ये। इशिका को रोते और परेशान देख विराज का दिल पसीज गया। उसने धीरे से इशिका के हाथों को पकड़ा और उन्हें चूमते हुए अपनी छाती से लगा लिया। विराज, प्यार से परेशान मत हो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तुम जो चाहोगी मैं वो लेकर आऊंगा। उसने इशिका को अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विराज, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी पार्टनर हो। अब से तुम्हारी पूरी जिंदगी और तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। इशिका दंग रह गई। उसके कान में बस वही शब्द गूंज रहे थे, मेरी अर्धांगिनी। आउट्रो वीडियो के अंत के लिए। नैरेटर, क्या इशिका इस नई दुनिया के रीति रिवाजों को अपना पाएगी और ये सिस्टम 438 उसे किस खतरे की ओर ले जा रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। पुरानी यादें और नया कबीला। नैरेटर, पिछले अध्याय में हमने देखा कि विराज ने इशिका को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया था। इशिका के लिए ये सब किसी सपने जैसा था, लेकिन हकीकत की परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली थीं। संवाद और भावनाएं। विराज ने जैसे ही इशिका को अपनी बाहों में भरकर अपनी अर्धांगिनी कहा, इशिका ने झटके से खुद को दूर किया। इशिका, हड़बड़ाते हुए, नहीं, मैं किसी की अर्धांगिनी नहीं हूं। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? विराज ने कोई गुस्सा नहीं किया। उसने अपनी गहरी और कोमल नजरों से इशिका को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। विराज, डरो मत। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने इशिका का कोमल हाथ थाम लिया और उसकी उंगलियों को हौले से चूमते हुए कहा, तुम अभी बहुत कमजोर हो, लेकिन मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें इतना मजबूत बनाऊंगा कि तुम इस दुनिया का सामना कर सको। इशिका उसे देखती रह गई। उसने सोचा कि ये रक्षक जितना शक्तिशाली है, मन से उतना ही कोमल भी। अचानक उसे अपना बीता हुआ कल याद आने लगा। इशिका, मन में, जब मैं छोटी थी तभी एक हादसे में मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। चाचा जी ने मुझे आसरा तो दिया, पर कभी अपनापन नहीं मिला। लोग पीठ पीछे कहते थे कि ये लड़की मनहूस है, अपने माँ बाप को खा गई। मैं हमेशा अकेली रही, अकेले लड़ी और खुद को संभालना सीखा। आज पहली बार कोई इतने हक से कह रहा है कि वो मेरा ख्याल रखेगा, बिल्कुल एक परिवार की तरह। तभी विराज की आवाज ने उसकी यादों का सिलसिला तोड़ा। विराज, तुम्हारे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं। उसने इशिका को फिर से गले लगा लिया। उसकी देह की गर्मी इशिका को सुकून दे रही थी। इशिका, मन में, इनका शरीर कितना गर्म है और ये बाहें कितनी सुरक्षित लगती हैं। बरसों बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे सच में प्यार कर रहा है। विराज, चलो, अब मैं तुम्हें जंगल के रास्ते भेड़िया कबीले ले चलता हूं। वहां के हकीम तुम्हारी सेहत की जांच करेंगे। इशिका, पर मैं तो ठीक हूं, फिर जांच क्यों? विराज, हल्का मुस्कुराते हुए, तो फिर तुम मुझे पहली बार देखकर बेहोश क्यों हो गई थी?
इशिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो भला कैसे बताती कि वह उसे देखकर डर गई थी। विराज, आराम करो। तुम्हारी सेहत में जो भी परेशानी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम मेरी अपनी हो। रास्ते में इशिका को अपने सिस्टम मिशन की याद आई। उसने विराज से कुछ और जानवरों के फर खाल मांगे। विराज ने 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसे फर के 5 टुकड़े लाकर दिए। इशिका, विराज के हाथ पर चोट देखकर तुम्हें चोट लगी है, खून निकल रहा है। विराज, ये कुछ भी नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हर बात पर शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। विराज जैसे ही घाव धोने गया, तभी इशिका के दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। सिस्टम 438, बधाई हो, नवागंतुक मिशन पूरा हुआ। आपको एक विशेष उपहार दिया जा रहा है। अचानक इशिका के हाथों में एक छोटा सा झोला आ गया। उसके अंदर से एक लकड़ी की जादुई छड़ी निकली, जिससे पलक झपकते ही आग जल सकती थी, और साथ ही एक प्राचीन किताब मिली, सृष्टि की वनस्पतियां और जीव। तभी विराज वापस आ गया। इशिका ने झट से सामान छुपा लिया। विराज मन में, लगता है मेरी नन्ही अर्धांगिनी के पास कुछ राज दबे हैं। खैर, वक्त के साथ मैं तुम्हारे हर राज को जान लूंगा। दृश्य परिवर्तन, भेड़िया कबीला माइनस मेला। कुछ देर बाद वे भेड़िया कबीले वुल्फ ट्राइब के इलाके में पहुंचे। वहां बहुत चहल पहल थी। इशिका, वाह, यहां तो बहुत रौनक है। विराज, यहां हर 10 दिन में एक मेला लगता है। अलग अलग कबीलों के लोग जरूरत का सामान बदलने यहां आते हैं। इशिका ने देखा कि वहां के नर मेल बीस्ट्स बहुत लंबे चौड़े और ताकतवर थे। अचानक विराज ने इशिका को अपनी गोद से उठाकर सीधे अपने कंधे पर बिठा लिया। इशिका, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। विराज गंभीर स्वर में, यहां मादाओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए उन्हें बहुत कीमती माना जाता है। अगर किसी कबीले की नजर तुम जैसी सुंदर मादा पर पड़ गई तो वे तुम्हें पाने के लिए आपस में खून की नदियां बहा देंगे। इशिका ने देखा कि एक मादा के पीछे दर्जनों नर हाथ धोकर पड़े थे और उसे रिझाने की कोशिश कर रहे थे। यह नजारा डरावना था। इशिका डर के मारे विराज का कंधा कस के पकड़ते हुए, प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। विराज, डरो मत, मैं तुम्हें हकीम के पास ले जा रहा हूं। तभी भीड़ में से एक दूसरे कबीले के भेड़िया मानव ने विराज को देख लिया। भेड़िया मानव मन में, क्या ये वही विराज है जो हमेशा अकेला रहता था? आज इसके कंधे पर ये अनजान और इतनी खूबसूरत मादा कौन है? लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। कबीले का मेला और जादुई बदलाव। नैरेटर, पिछले अध्याय में हमने देखा कि विराज इशिका को भेड़िया कबीले के पास ले गया था। अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां हकीम बाबा विच डॉक्टर की एंट्री होती है। दृश्य, हकीम बाबा का ठिकाना। हकीम बाबा हैरानी और उत्साह के साथ, अरे विराज, तुम्हें यहां क्या चीज खींच लाई? तुम तो अकेले रहने वाले राही थे। विराज गंभीरता से, बाबा, ये मेरी अर्धांगिनी है इशिका। कल ये अचानक बेहोश हो गई थी, जरा जांच कीजिए कि ये ठीक तो है। इशिका विराज के चौड़े कंधों के पीछे छुपकर उस बूढ़े आदमी को देख रही थी। उनके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी देखकर इशिका को वे किसी सांता क्लॉज जैसे लगे। हकीम बाबा, अर्धांगिनी, इतनी कम उम्र की सुंदर कन्या। नन्ही इशिका, तुम्हारे कितने रक्षक पार्टनर हैं? विराज बीच में टोकते हुए, ये सिर्फ मेरी है, कृपया अपनी दूरी बनाए रखें। हकीम बाबा मजाक में आह भरते हुए, भाई, तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले। हमारे कबीले में तो कितने ही जवान लड़के एक मादा का दिल जीतने के लिए रोज आपस में भिड़ते रहते हैं। इशिका ने सोचा, ये हकीम बाबा तो बड़े ड्रामेबाज हैं। खैर, बाबा ने जांच की और बताया कि इशिका बस कमजोर है और उसे अच्छी देखभाल की जरूरत है। उन्होंने इशिका को कुछ रसीले सुनहरे फल खाने को दिए। हकीम बाबा, बेटी, यहां कुछ दिन रुककर देखो। हमारे कबीले के लड़के बहुत वफादार और प्यारे हैं, क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए। विराज की आंखों में गुस्सा देख इशिका ने तुरंत कहा, बाबा, ये तो विराज ही तय करेंगे। विराज ने इशिका को गोद में उठाया और वहां से निकलते हुए सोचा, ये बुढ़ा जरूर कुछ खिचड़ी पका रहा है, मुझे यहां से निकलना चाहिए। दृश्य, बाजार और कपड़ों का चुनाव। बाजार में घूमते हुए विराज ने सोचा कि इशिका को बिना कपड़ों के रहना पसंद नहीं है। वे एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचे। इशिका मन में, यहां के कपड़े बड़े अजीब और पुराने ढर्रे के हैं, पर कम से कम इस हाल में रहने से तो बेहतर हैं। इशिका अंदर कपड़े बदलने गई। कपड़े उसके लिए बहुत बड़े थे। तभी उसे अपने बालों में लगा एक मेटल का हेयरपिन याद आया। उसने उसी पिन को सुई की तरह इस्तेमाल किया और कपड़ों को अपने नाप का बना लिया। जब वो बाहर आई
तो विराज और दुकानदार देखते ही रह गए। साधारण से कपड़ों में भी इशिका किसी परी जैसी लग रही थी। विराज हल्का शर्माते हुए, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इशिका ने देखा कि विराज उसके नंगे पैरों को देख रहा है। वो तुरंत समझ गया कि उसकी कोमल त्वचा पथरीले रास्तों को नहीं झेल पाएगी। उसने दुकानदार से कुछ खास खाल और धागा मांगा और चंद मिनटों में इशिका के लिए सुंदर जूते बना दिए। इशिका मन में, ये ज्यादा बोलता नहीं है, पर मेरी हर छोटी जरूरत का ख्याल रखता है। अब मुझे इस अनजान दुनिया में डर नहीं लगता। अध्याय 5 आग का रहस्य और कुदरत का चक्र। नैरेटर विराज और इशिका अब अपनी गुफा में लौट आए थे। विराज शिकार के लिए बाहर गया, लेकिन पीछे से इशिका ने कुछ ऐसा किया जिसने विराज की रूह कंपा दी। दृश्य गुफा के अंदर। इशिका ने अपनी जादुई लकड़ी से आग जला ली थी। वो विराज के छोड़े हुए सूखे मांस को आग पर भून रही थी और साथ ही अपनी रहस्यमयी किताब पढ़ रही थी। इशिका किताब पढ़ते हुए, तो इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, रक्षक, बीस्ट्स, रक्षक जो विकसित होकर योद्धा, ऑर्क्स बनते हैं, और मादाएं। यहां मादाएं बहुत कीमती हैं क्योंकि वे बहुत कम हैं। तभी गुफा से धुआं निकलते देख विराज पागलों की तरह अंदर दौड़ा। विराज, इशिका, बाहर निकलो, गुफा में आग लग गई है। इशिका, रुको विराज, शांत हो जाओ, ये आग मैंने लगाई है। डरो मत, देखो ये हमें गर्मी देती है और खाना भी पकाती है। उसने भुने हुए मांस का एक टुकड़ा विराज के मुंह में डाल दिया। स्वाद चखते ही विराज की आंखें खुल गईं। विराज, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कच्चे मांस से कहीं बेहतर। खाना खाने के बाद दोनों साथ लेटे। इशिका को विराज के शरीर पर कुछ चोट के निशान दिखे। उसने हकीम बाबा के दिए हुए सुनहरे फलों का लेप बनाकर उसके घावों पर लगाया। इशिका, तुम मेरे परिवार हो विराज, तुम्हारी सलामती मेरे लिए सबसे जरूरी है। विराज को परिवार शब्द सुनकर बहुत सुकून मिला। उसने प्यार से इशिका को चूमा और दोनों सो गए। दृश्य आधी रात का संकट। अचानक आधी रात को इशिका की आंख खुली। उसे नीचे कुछ गीलापन महसूस हुआ। इशिका घबराते हुए मन में, ओ नहीं, ये तो मेरे पीरियड्स, मासिक धर्म शुरू हो गए। इस दुनिया में मैं अब क्या करूंगी। विराज फौरन जाग गया। उसे खून की महक आ गई थी। विराज घबराकर, इशिका, तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है, मुझे देखने दो। इशिका चिल्लाते हुए, नहीं विराज, दूर रहो, ये कोई चोट नहीं है। ये लड़कियों के साथ हर महीने होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, मैं ठीक हूं। विराज परेशान होकर, नहीं, इतना खून बहना सामान्य कैसे हो सकता है? क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी जैसे मेरी मां गई थी? विराज के चेहरे पर गहरा खौफ था। उसने इशिका की एक न सुनी और उसे गोद में उठाकर फिर से हकीम बाबा की ओर दौड़ पड़ा। विराज, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बाबा तुम्हें बचा लेंगे। इशिका मन में, हे भगवान, अब मैं एक बाघ को कैसे समझाऊं कि पीरियड से कोई मरता नहीं है। अतीत की कड़वाहट और नई उलझन। नैरेटर, पिछले अध्याय में हमने देखा कि विराज इशिका को लेकर हकीम बाबा के पास भागा था। अब कहानी की शुरुआत होती है एक नए और गुस्सैल किरदार के साथ, जिसका नाम है रुद्र यून। दृश्य हकीम बाबा का ठिकाना। हकीम बाबा अपने औषधालय में बैठे रुद्र को डांट रहे थे। रुद्र इस भेड़िया कबीले का सबसे कम उम्र का और शक्तिशाली मुखिया चीफ था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही रूखा था। हकीम बाबा, रुद्र, ये कितनी बार हुआ है कि तुम जख्मी होकर आए हो? तुमने मेरी लगभग सारी दवाइयां खत्म कर दी हैं। रुद्र ठंडेपन से, मैं ही तो आपके लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करता हूं बाबा। हकीम बाबा, मेरा मतलब वो नहीं है। तुम सिर्फ शिकार और लड़ाई पर ध्यान देते हो। तुम्हें अब एक जीवन संगिनी पार्टनर ढूंढनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम औरतों से नफरत करने लगे हो, पर हर कोई तुम्हारी मां जैसा धोखेबाज नहीं होता। रुद्र चिल्लाकर, बस कीजिए। रुद्र वहां से गुस्से में जाने लगा, पर उसके दिल में अपनी मां की यादों का जहर अब भी था। हकीम बाबा ने पीछे से आवाज दी, रुद्र रुको, मैंने अभी पट्टी पूरी नहीं की है। उफ, ये लड़का कबीले का मुखिया है, पर इसे ये नहीं पता कि वंश आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं तो इसे विराज की उस नई अर्धांगिनी से मिलवाना चाहता था। तभी विराज इशिका को बाहों में उठाए तेजी से अंदर आया। विराज, बाबा बचाइए इसे चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। इशिका शर्मिंदा होकर, विराज शांत हो जाओ, मैं ठीक हूं। विराज ने इशिका को बिस्तर पर लिटाया। हकीम बाबा जांच के लिए आगे बढ़े, पर इशिका ने खुद को कपड़ों से ढक लिया।
वो किसी अजनबी को अपने अंगों की जांच नहीं करने देना चाहती थी। इशिका, हकीम बाबा, ये कोई घाव नहीं है। हमारे कबीले में लड़कियों के साथ हर महीने ऐसा होता है। कुछ दिनों तक रक्त बहता है और फिर अपने आप रुक जाता है। इससे मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। हकीम बाबा हैरानी से, अद्भुत, मैंने अपनी पूरी उम्र में ऐसी जादुई चीज पहले कभी नहीं सुनी। तुम किस प्रजाति से हो? इशिका, मैं एक इंसान ह्यूमन हूं। हकीम बाबा ने विराज को सांत्वना दी और इशिका को खाने के लिए ताजे लाल बेर, रेड बेरीज दिए ताकि उसके शरीर में ताकत बनी रहे। बाबा मन ही मन सोच रहे थे, इतनी सुंदर और शालीन लड़की, काश रुद्र इससे मिल पाता। पर विराज का बढ़ता हुआ गुस्सा देख बाबा चुपचाप वहां से खिसक लिए। अध्याय 7, रुद्र से टकराव और एक अनपेक्षित भेंट। नैरेटर। अगली सुबह इशिका अपने लिए एक अंडरवियर तैयार करने की कोशिश कर रही थी। वो सुई धागे से जूझ रही थी कि अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई। विराज, रुको, ये मुझे करने दो। विराज ने पलक झपकते ही खाल के टुकड़ों से एक बहुत ही आरामदायक और मुलायम वस्त्र सिल दिया। इशिका उसे देखकर दंग रह गई। इशिका, मन में, एक खूंखार टाइगर इतने बारीक कपड़े सिल सकता है? कमाल है, ये जूतों और कपड़ों के मामले में मुझसे कहीं बेहतर है। इशिका ने नए कपड़े और जूते पहने। वह बहुत खुश थी। जब विराज उसके पैरों का नाप ले रहा था तो इशिका को एक अजीब सी गुदगुदी और उत्तेजना महसूस हो रही थी। इशिका, विराज, तुम वाकई जादुई हो। क्या मैं तुम्हारे लिए भी जूते बना दूं? विराज, मुस्कुराते हुए, नहीं इशिका, बाघ बनकर जूतों में दौड़ना बहुत मुश्किल होगा। इशिका ये सोचकर हंसने लगी कि एक बाघ के पैरों में जूते कैसे लगेंगे। तभी विराज उसका झोला लेने वापस गुफा की ओर चला गया। दृश्य, औषधालय में टकराव। इशिका हकीम बाबा के कमरे में अकेले बैठी थी। तभी रुद्र, कबीले का मुखिया, कुछ जड़ी बूटियां लेकर वहां पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर इशिका पर पड़ी। रुद्र, गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां चोरी करने की? तुम औरतें कितनी लालची और बेशर्म होती हो। उसने जोर से इशिका का हाथ पकड़ लिया। इशिका, छोड़ो मुझे, मैं कोई चोर नहीं हूं। मेरे लाल बेर औषधियों में गिर गए थे, मैं बस उन्हें ढूंढ रही थी। रुद्र, झूठ मत बोलो, तुम सब एक जैसी हो। इशिका को बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि हकीम बाबा पीछे खड़े हैं। उसने नाटक किया और जैसे ही रुद्र पीछे मुड़ा, इशिका ने उसे जोरदार मुक्का जड़ दिया और मार्शल आर्ट्स की मुद्रा में खड़ी हो गई। रुद्र, तेरी ये जुर्रत, अब तू नहीं बचेगी। रुद्र ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने इशिका के बालों को छुआ उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके बाल बहुत रेशमी और खुशबूदार थे। उसने पीछे से इशिका को कसकर पकड़ लिया। रुद्र, मन में, ये बाकी औरतों जैसी गंदी और आलसी नहीं लग रही। इसकी त्वचा कितनी साफ और कोमल है। तभी हकीम बाबा दौड़कर आए और रुद्र को डंडे से मारा। हकीम बाबा, मूर्ख, क्या तू इस मासूम बच्ची को मारेगा? यह विराज की मेहमान है। बाबा ने रुद्र को वहां से भगा दिया और इशिका से माफी मांगी। थोड़ी देर में विराज वापस आया। इशिका दौड़कर उसके गले लग गई। विराज उसे कुछ सुंदर फूल उपहार में दिए, जिन्हें देखकर इशिका सारी कड़वाहट भूल गई। दृश्य, जंगल में सैर। शाम को जब विराज और इशिका जंगल में टहल रहे थे तो रुद्र पेड़ों के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रुद्र, मन में, वो गुस्से में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती है। मैंने उसे चोर कहा, वो जरूर मुझसे नफरत करती होगी। उसने चुपके से लाल बेरों की एक पोटली इशिका की तरफ फेंकी और झाड़ियों में ओझल हो गया। इशिका, अरे, ये क्या है? विराज, इतने सारे लाल बेर, लगता है किसी ने ये तुम्हारे लिए ही छोड़े हैं। इशिका मुस्कुरा दी, पर उसे पता नहीं था कि इस कबीले के मुखिया का दिल अब उसकी ओर खींचने लगा है। 8, सर्दियों की दस्तक और दिल की आहट। नैरेटर, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि रुद्र ने चोरी छिपे इशिका के लिए लाल बेरों की पोटली फेंकी थी। विराज को लगा कि शायद किसी अनजान शुभचिंतक ने ये मदद की है। दृश्य, जंगल का किनारा - शाम का समय। विराज ने मुस्कुराते हुए वो पोटली इशिका को थमा दी। इशिका, ये तुम्हारे लिए हैं, इन्हें खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। इशिका, पोटली देखते हुए, नहीं विराज, मेरे पास पहले से ही बहुत हैं। क्यों ना हम ये हकीकम बाबा को दे दें, उनके काम आएंगी। विराज मान गया। तभी उसकी नजर इशिका की ओर गई और उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। इशिका, क्या तुम्हारा रक्त बहना बंद हो गया? मुझे अब भी हल्की सी गंध आ रही है। इशिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, विराज, आमतौर पर यह 5 दिन तक चलता है।
आज तो बस दूसरा दिन है, अभी कुछ दिन और लगेंगे, पर मैं सच में ठीक हूं। विराज उसे हैरानी से देख रहा था। उसके लिए यह प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं थी। दृश्य हकीम बाबा का ठिकाना। इशिका ने जब बाबा को वो पोटली दी तो बाबा तुरंत समझ गए कि ये किसका काम है। बेटी, ये पोटली तुम्हारे लिए ही भेजी गई थी। खैर, तुम अब आराम करो। जैसे ही इशिका बाहर गई, हकीम बाबा ने रुद्र को कोने में पकड़ा। तो आखिर तुमने उस लड़की के लिए लाल बेर तोड़ ही लिए? तुम तो कहते थे कि तुम्हें औरतों से नफरत है। रुद्र नजरें चुराते हुए, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं बाबा। वो तो मैंने आपके लिए तोड़े थे। हकीम बाबा, मुझसे झूठ मत बोलो। इस पोटली से तुम्हारी खुशबू आ रही है। मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई है? रुद्र, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे चोर समझकर डांटा था, बस उसी की माफी के लिए वो फल दिए थे। इसका और कोई मतलब नहीं है। ये कहकर रुद्र ने एक लंबी छलांग लगाई और जंगल की गहराई में ओझल हो गया। 5 दिन बीत गए। इशिका अब पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रही थी। इशिका, विराज, आखिरकार मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या आज हम ये कबीला छोड़कर अपने घर जा सकते हैं? तभी पीछे से हकीम बाबा की आवाज आई, नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। विराज ने टोका, पर बाबा, अभी तो सर्दियों में 2 महीने बाकी हैं। हकीम बाबा, सितारों की चाल बता रही है कि इस बार कुदरत अपना मिजाज बदलेगी। सर्दियां 2 महीने पहले ही दस्तक देंगी। अगर तुम अभी निकले तो रास्ते में बर्फानी तूफान में फंस जाओगे। तभी इशिका के दिमाग में सिस्टम 438 की आवाज गूंजी, सावधान, शीतकालीन मिशन शुरू होता है। सर्दियों से बचने के लिए एक सुरक्षित घर तैयार करें। घर कम से कम 40 वर्ग मीटर का होना चाहिए और उसमें बिस्तर, मेज और अलमारी जैसे फर्नीचर होने अनिवार्य हैं। विराज सोच में डूब गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, पर इशिका बहुत नाजुक थी। ठीक है बाबा, इशिका की सुरक्षा के लिए हम यहीं रुकेंगे। अध्याय 9, जमीन के नीचे का शहर और एक अनचाहा पड़ोसी। नैरेटर, सर्दियों की तैयारी शुरू हो चुकी थी। विराज और इशिका ने कबीले के पास ही एक सुरक्षित जगह ढूंढनी शुरू की। दृश्य कबीले की गुफाएं -1 भूल भुलैया। भेड़िया कबीले के लोग सर्दियों से बचने के लिए जमीन के नीचे और चट्टानों को काटकर बस्तियां बनाते थे। ये एक बड़ी भूल भुलैया जैसा था। इशिका, मन में, अंधेरी गुफाएं और तंग रास्ते, ये किसी तिलिस्म जैसा है। दीवारों के पीछे से कबीले की दूसरी औरतों की चमकती आंखें मुझे देख रही थीं। यहां रोशनी कम है, पर सुरक्षा ज्यादा है। विराज ने एक ढलान वाली जगह चुनी। उसने अपने शक्तिशाली पंजों से चट्टान को खोदना शुरू किया। कुछ ही घंटों में उसने एक बड़ा कमरा तैयार कर दिया। विराज, इशिका, क्या इतना बड़ा कमरा काफी है? इशिका, विराज, मुझे इसके अंदर छोटे हिस्से चाहिए। एक बड़ा कमरा हमारे सोने के लिए, एक मेहमानों के लिए और एक छोटा सा रसोई घर। ऊपर की चट्टान थोड़ी पतली रखना ताकि सूरज की थोड़ी रोशनी अंदर आ सके। विराज ने बहुत सावधानी से दीवारों को पॉलिश किया ताकि पत्थर इशिका को चुभे नहीं। इशिका, कमरा तो बन गया, अब हमें लकड़ी के फर्नीचर की जरूरत है। चलो जंगल से कुछ अच्छी लकड़ियां लाते हैं। आधे दिन की मेहनत के बाद जब वे दोनों लकड़ियां लेकर अपनी नई गुफा के पास पहुंचे तो इशिका के होश उड़ गए। उनके घर के ठीक बगल में एक और नई गुफा खुदी हुई थी और वहां कोई और नहीं बल्कि कबीले का मुखिया रुद्र खड़ा था। इशिका, हैरानी और गुस्से में, रुद्र, तुम यहां हमारे घर के पास क्या कर रहे हो? रुद्र ने बड़े टशन में अपनी बाहें सिकोड़ी और इशिका की आंखों में देखते हुए बोला, ये जगह किसी की जागीर नहीं है। मुझे यहां की हवा पसंद आई तो मैंने यहीं अपना बसेरा बना लिया। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? इशिका और विराज एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि ये सर्दी अब बहुत दिलचस्प और तनावपूर्ण होने वाली है। 10 से 14, कातिल मकड़ी और दिल की हलचल। नैरेटर, पिछले अध्याय में हमने देखा कि रुद्र ने विराज और इशिका के पड़ोस में ही अपनी गुफा खोद ली थी। इशिका को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दृश्य गुफा के अंदर माइनस फर्नीचर की तैयारी। इशिका अपने लकड़ी के मेज और कुर्सी को पॉलिश कर रही थी, पर उसका मन गुस्से से भरा था। इशिका, मन में, पता नहीं उस जंगली चूहे रुद्र ने हमारे बगल में ही घर क्यों बनाया। शक्ल से तो ऐसा लगता है जैसे औरतों से नफरत करता हो, फिर भी चिपका यहीं रहता है। तभी विराज ने बड़े गर्व से एक लकड़ी का सुंदर बिस्तर दिखाया। इशिका, देखो ये कैसा बना है। इशिका, खुश होकर, विराज, तुम वाकई कमाल हो, ये तो बहुत ही शानदार है। उधर बगल की गुफा में रुद्र को उनकी हंसी सुनाई दे रही थी। वो दीवार से सटकर खड़ा था। रुद्र, मन में, मुझे क्या हो गया है? मैं तो औरतों के नाम से चिढ़ता था,
फिर क्यों इस लड़की के पास रहने के लिए बेताब हूं? मैं इतना उत्सुक क्यों हो रहा हूं? तभी उसे आहट मिली कि विराज और इशिका बाहर जा रहे हैं। रुद्र भी दबे पांव उनके पीछे चल दिया। दृश्य: घना जंगल -1 अनजाना खतरा। जंगल में विराज कुछ भारी लकड़ियां काट रहा था। इशिका उसे प्यार से थपथपा रही थी। दूर झाड़ियों में छुपा रुद्र अपने पंजों को देख रहा था। मेरे पंजे भी उस बाघ जैसे ही मजबूत हैं, फिर वो मुझसे मदद क्यों नहीं मांगती? विराज को कुछ और लकड़ियां लानी थीं। उसने इशिका को सुरक्षा के लिए एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बिठा दिया। विराज, इशिका, यहीं बैठो और अपनी ये जादुई किताब पढ़ो। मैं बस अभी गया और अभी आया। नीचे मत उतरना, यहां खतरा हो सकता है। इशिका किताब पढ़ने में मगन हो गई। रुद्र उसे पेड़ के नीचे से छुपकर देख रहा था। कितनी नाजुक है ये, कहीं गिर न जाए। तभी पेड़ की दूसरी तरफ से एक विशाल बैंगनी जहरीली मकड़ी इशिका की ओर बढ़ने लगी। उसे देखते ही इशिका के हाथ से किताब छूट गई और डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ गया। वो सीधे नीचे गिरी, पर जमीन से टकराने से पहले ही रुद्र ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। इशिका, तुम, फिर से तुम? मुझे नीचे उतारो। रुद्र, नजरें मिलाते हुए, तुम वाकई बाकी मादाओं से अलग हो। तुम्हारी खुशबू भी कितनी अलग है। इशिका ने उसे धक्का दिया, पर तभी उस मकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। रुद्र ने पलक झपकते ही एक चांदनी भेड़िए, सिल्वर वुल्फ का रूप ले लिया। उसकी चमकती खाल और फुर्ती देखने लायक थी। उसने मकड़ी को मार गिराया, पर उस दौरान मकड़ी का जहरीला दांत रुद्र के कंधे में गड़ गया। इशिका, रुद्र, तुम ठीक तो हो? शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। रुद्र, तनाव में सिर्फ शुक्रिया। अगर एहसान उतारना है तो मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। इशिका को गुस्सा आ गया। तुमने मुझे बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी करोगे। अब हम बराबर हैं। इशिका वहां से जाने लगी, पर तभी रुद्र जमीन पर गिर पड़ा। जहर उसके शरीर में फैल रहा था। रुद्र, मन में, तो मेरा अंत एक मामूली मकड़ी के जहर से होगा। अगर कबीले को पता चला तो वे मुझ पर हंसेंगे। इशिका वापस मुड़ी। उसने देखा कि रुद्र का शरीर कांप रहा है और वो कोमा में जा रहा है। उसने तुरंत अपनी किताब खोली। इशिका, किताब में लिखा है, बैंगनी मकड़ी के जहर का तोड़ डिटॉक्स बूटी है। शुक्र है वो यहीं पास में उगी है। इशिका ने जड़ी बूटी पीसी और रुद्र के घाव पर लगा दी। कुछ देर बाद रुद्र को होश आया। रुद्र, तुम वापस क्यों आई? क्या तुम भी बाकी औरतों जैसी मतलबी नहीं हो? इशिका, मैंने तुम्हें बचा लिया, अब हम वाकई बराबर हैं। और हां, अगली बार किसी को इडियट बोलने से पहले सोचना, क्योंकि तुम्हें एक इडियट ने ही बचाया है। तभी विराज वहां पहुंचा। उसने रुद्र को घायल देखा और इशिका की सलामती देखकर चैन की सांस ली। विराज, रुद्र, मेरी अर्धांगिनी को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। भविष्य में तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो संकोच मत करना। रुद्र समझ गया कि विराज उसे थैंक यू नहीं, बल्कि चेतावनी दे रहा था कि इशिका से दूर रहो। दृश्य: रात का समय, गुफा में उत्सव। घर पहुंचकर इशिका ने अपना सिस्टम रिवॉर्ड चेक किया। उसे लोहे की कड़ाही और कुछ मसाले मिले थे। इशिका, विराज, आज मैं तुम्हारे लिए खास मीट सूप बनाऊंगी। इस बार खाना जलेगा नहीं। सूप की खुशबू पूरी गुफा में महक उठी। विराज को वो स्वाद बहुत पसंद आया। इशिका, विराज, थोड़ा सा सूप पड़ोसी रुद्र को भी दे आओ। आखिर उसने आज मेरी जान बचाई थी। विराज सूप लेकर गया और बिना कुछ बोले रुद्र को थमा दिया। उस गरम सूप ने रुद्र के अकेलेपन को थोड़ा कम कर दिया। रात हुई, ठंड बढ़ रही थी। विराज अपने विशाल बाघ के रूप में बदल गया। उसका शरीर किसी गर्म और मुलायम कंबल जैसा लग रहा था। विराज, इशिका, आज बहुत ठंड है, चलो साथ सोते हैं। इशिका उसके मुलायम बालों में मुंह छुपाकर सो गई। उसे एहसास हुआ कि इस अनजान दुनिया में इस बड़े से बाघ के साथ अब उसे डर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। इशिका, मन में, गुड नाइट विराज, तुम मेरे सबसे प्यारे रक्षक हो। आउट्रो समाप्ति। नैरेटर: क्या रुद्र और विराज की ये दुश्मनी दोस्ती में बदलेगी? और क्या इशिका इस बीस्ट वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली मादा बन पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए स्टोरी दिल के साथ। अगर आपको रुद्र और विराज की ये नोकझोंक पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले रोमांचक अध्याय में। अलविदा। 14 से 16, जुदाई का दर्द और नया साथ। नैरेटर: पिछले अध्याय में हमने देखा था कि रुद्र ने विराज और इशिका के पड़ोस में अपनी गुफा बना ली थी। अब सर्दियों की आहट के साथ रिश्तों में भी एक नया मोड़ आने वाला था। दृश्य: रात का समय, गुफा के अंदर। इशिका और विराज एक ही बिस्तर पर लेटे थे।
बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, पर गुफा के अंदर विराज के शरीर की गर्मी इशिका को सुकून दे रही थी। इशिका, मन में, जिंदगी में पहली बार मैं किसी गैर मर्द, नहीं, एक रक्षक टाइगर के इतने करीब सो रही हूं। कल तक जो अजनबी था, आज वही मेरी पूरी दुनिया बन गया है। इशिका को विराज की वो बातें याद आ रही थीं जो उसने कुछ देर पहले कही थीं। विराज, इशिका, हमारा दरवाजा लकड़ी का है, इसे कोई भी बाहर से तोड़ सकता है। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। आज उस मकड़ी ने तुम पर हमला किया, कल कोई और आ सकता है। क्या तुम्हें मेरे करीब रहना पसंद नहीं? क्या मेरा साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? विराज की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। इशिका को लगा जैसे वो उसे अपनी ओर खींच रहा हो। इशिका, विराज, मुझे डर लग रहा है। विराज, डरो मत, मैं यही हूं। उसने बड़े प्यार से इशिका के गर्दन के पास अपना सिर झुकाया। इशिका को उसका स्पर्श अजीब पर बहुत अपना सा लगा। तभी अगले कमरे की दीवार के पीछे रुद्र यूं बैठा था। उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। उसे इशिका और विराज की हर एक बात साफ सुनाई दे रही थी। विराज, क्या तुम उस भेड़िए रुद्र को पसंद करती हो? इशिका, नहीं विराज, मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं बस दूसरे कमरे में सोना चाहती हूं। ये सुनकर रुद्र का दिल बैठ गया। वो अंधेरे में अकेला बैठा बेहद उदास हो गया। उसे पहली बार किसी के लिए कुछ महसूस हुआ था, पर वो भावना शुरू होने से पहले ही टूटती दिख रही थी। अध्याय 15, शिकार का कठिन समय। नैरेटर, अगली सुबह जब इशिका की आंख खुली तो उसने खुद को बहुत तरोताजा महसूस किया। विराज उसके लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आया था। विराज, इशिका, ये सूप पी लो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। कबीले के सभी मर्द और मैं जंगल की गहराई में शिकार के लिए जा रहे हैं। इशिका, परेशान होकर शिकार पर? पर क्यों? विराज, सर्दियां आ रही हैं। इस दुनिया में सर्दी का मतलब है मौत। अगर हमने अभी पर्याप्त खाना इकट्ठा नहीं किया तो हम ठंड में भूखे मर जाएंगे। हमें कम से कम 10-12 दिन लगेंगे। इशिका, तो क्या मैं यहां अकेली रहूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। विराज, नहीं इशिका, जंगल की गहराई में मकड़ियों से भी खूंखार जानवर हैं। तुम वहां खतरे में पड़ जाओगी। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे बढ़कर है। विराज ने इशिका को गले लगाया। इशिका की आंखों में आंसू थे। वो इस अनजान दुनिया में अब पूरी तरह विराज पर निर्भर थी। इशिका, विराज, जल्दी और सही सलामत वापस आना। विराज ने जाने से पहले इशिका को उसकी सुरक्षा के लिए एक धारदार खंजर दिया। इशिका ने उसे अपनी किताब में से सौंफ और कुछ खास मसालों के चित्र दिखाए। विराज, अगर मिले तो ये जड़ी बूटियां लेते आना, इनसे खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। विराज मुस्कुराया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लाऊंगा। अध्याय 16, नया चेहरा, मीरा की एंट्री। नैरेटर, विराज के जाने का समय आ गया था। तभी दरवाजे पर एक चंचल लड़की की आवाज आई। लड़की, अरे वाह विराज, ये प्यारी सी गुड़िया जैसी लड़की तुम्हें कहां से मिली? वह मीरा मंजियांग थी, जो भेड़िया कबीले की एक सदस्य थी। वह दिखने में इशिका की उम्र की ही थी। विराज, मीरा, ये इशिका है। जब तक मैं शिकार से वापस ना आ जाऊं, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। मीरा, फिक्र मत करो, हम दोनों खूब गप्पे मारेंगे। तुम जाओ और ढेर सारा मांस लेकर आना। विराज एक आखिरी बार इशिका को गले लगाकर अपने सफेद बाघ के रूप में बदला और जंगल की ओर दौड़ गया। इशिका उसे तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। इशिका, मन में, विराज के बिना ये गुफा कितनी खाली लग रही है। मीरा, चलो इशिका, उदास मत हो। मैं तुम्हें कबीले की सैर कराती हूं और यहां की औरतों से मिलवाती हूं। बाहर बहुत मजा आएगा। मीरा ने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले गई। इशिका को भी लगा कि शायद बाहर जाने से उसका मन बहल जाएगा, पर उसे क्या पता था कि विराज की अनुपस्थिति में कबीले की राजनीति और रुद्र की खामोश नजरें उसका इंतजार कर रही थीं। आउट्रो। नैरेटर, क्या इशिका मीरा के साथ सुरक्षित रहेगी? और रुद्र, जो इशिका की बातें सुनकर टूट चुका है, क्या वो अब भी उसकी रक्षा करेगा? जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी ए डिल। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। अजनबियों की दुनिया, अध्याय 17, कबीले की रीत और इशिका का हुनर। नैरेटर, विराज के शिकार पर जाने के बाद इशिका ने पहली बार अपनी गुफा से बाहर कदम रखा। कबीले का नजारा देखकर वो दंग रह गई। दृश्य, भेड़िया कबीले की बस्ती। इशिका ने देखा कि कबीले के बुजुर्ग और जवान लड़के तो काम में जुटे हैं, पर वहां की औरतें फीमेल्स बस आराम कर रही हैं। वे न तो खाना बनाती हैं और न ही कोई दूसरा काम। इशिका, मन में, हे भगवान,
क्या यहाँ की औरतें सिर्फ बैठने और खाने के लिए हैं? अगर मैं भी इनकी तरह हो गई तो मेरी अपनी पहचान क्या रह जाएगी? बिना किसी हुनर के सिर्फ वंश बढ़ाना, ये तो बहुत डरावना है। इशिका ने पास खड़ी मीरा मंजियांग से पूछा, मीरा, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि जानवरों की खाल से चमड़ा लेदर कैसे बनाया जाता है? मीरा हैरानी से, अरे इशिका, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? हम मादाओं का काम सिर्फ आराम करना और बच्चों की देखभाल करना है। रक्षक मेल्स हमारे लिए सब कुछ कर देते हैं। इशिका, पर मीरा, मैं खाली बैठकर बोर हो रही हूं, मुझे कुछ न कुछ काम करना ही होगा। मीरा मान गई और दोनों नदी के किनारे पहुंचे। वहां कबीले के कई मर्द पहले से ही काम कर रहे थे। दो सुंदर मादाओं को काम करते देख वे सब अपनी सुध बुध खो बैठे। भेड़िया योद्धा, देखो वो नई लड़की कितनी मेहनत कर रही है, कितनी मासूम और प्यारी है ना? चलो उससे बात करते हैं। जैसे ही कुछ लड़के इशिका की ओर बढ़े, अचानक झाड़ियों से रुद्र यूं निकला। उसकी एक डरावनी घूरती नजर ही काफी थी। उन लड़कों के पसीने छूट गए और वे वहां से दुम दबाकर भाग निकले। मीरा, इशिका, क्या तुम्हारी हमारे मुखिया रुद्र से कोई पुरानी जान पहचान है? वो अपनी नजरें तुम पर से हटा ही नहीं रहे। इशिका चिढ़कर, नहीं मीरा, वो बस एक सनकी भेड़िया है और कुछ नहीं। अध्याय 18 रुद्र की उलझन और मिट्टी का कटोरा। नैरेटर रुद्र दूर खड़ा इशिका को भारी खालें उठाते देख रहा था। उसके मन में युद्ध चल रहा था। रुद्र मन में, कल रात इसकी वो कोमल आवाज सुनकर मेरा शरीर कांप गया था। मैं औरतों से नफरत करता हूं, फिर भी इसके पास रहने का बहाना क्यों ढूंढता हूं? रुद्र आगे आया और बिना कुछ कहे इशिका के हाथ से भारी खाल छीन ली। तुमसे ये नहीं उठेगा, मैं ले चलता हूं। इशिका, शुक्रिया, पर तुम बहुत तेज चल रहे हो। मेरे पैर तुम्हारे जैसे लंबे नहीं हैं। रुद्र, तुम्हारे पैर छोटे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? इशिका ने सोचा, ये मदद भी करता है तो एहसान जताकर। कितना बदतमीज है। शाम हुई। इशिका को याद आया कि विराज ने जो लकड़ी का कटोरा रुद्र को सूप देने के लिए इस्तेमाल किया था, वो अभी तक वापस नहीं आया है। वो रुद्र की गुफा के पास पहुंची। इशिका, ओ पड़ोसी, मेरा कटोरा कहाँ है, जो कल रात सूप के लिए दिया था? रुद्र अपने भेड़िए वाले रूप में बाहर आया। उसने मुंह में दबाकर कटोरा इशिका की ओर बढ़ाया। जैसे ही इशिका उसे लेकर गई, रुद्र उदास हो गया। वो कटोरा इशिका की आखिरी निशानी थी जो उसके पास थी। उधर इशिका ने सूप बनाया और एक कटोरा रुद्र के दरवाजे पर रख दिया। रुद्र ने जब सूप चखा तो उसे फिर से उस ममता और अपनेपन का एहसास हुआ जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। अध्याय 19 विराज की वापसी और कड़वी चुनौती। नैरेटर कुछ दिन बीत गए। इशिका अब चमड़ा बनाने में माहिर हो गई थी। तभी कबीले में शोर मचा, शिकारी वापस आ गए हैं। विराज दौड़ता हुआ आया और सीधे इशिका को गले लगा लिया। इशिका, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। विराज ने झोले से वही सौंफ और जड़ी बूटियां निकाली जो इशिका ने मांगी थीं। साथ ही वो एक खट्टा नमकीन फल भी लाया था जिसका रस नमक की तरह इस्तेमाल हो सकता था। इशिका, विराज, तुम वाकई जादुई हो। अब देखना आज का खाना कितना लाजवाब होगा। खाना खाने के बाद इशिका ने एक कटोरा भरा। विराज, जब तुम नहीं थे तो रुद्र ने मेरी बहुत मदद की। क्या तुम ये सूप उसे दे आओगे? मैं उसका एहसान चुकाना चाहती हूं। विराज सूप लेकर रुद्र के पास पहुंचा। रुद्र, तुम यहां क्यों आए हो? इशिका कहाँ है? विराज, रुद्र, इशिका ने तुम्हारे लिए सूप भेजा है। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूं, पर याद रखना, सर्दियों के बाद हम यहां से चले जाएंगे। बेहतर होगा कि तुम इशिका की उम्मीद छोड़ दो। रुद्र गुस्से में, मैं क्या करूंगा ये तुम तय नहीं करोगे विराज। वो तुम्हारी है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। दोनों योद्धाओं की आंखों में चिंगारियां थीं। उधर इशिका को सिस्टम से फिर आवाज आई, अगला मिशन, सर्दियों के लिए भारी मात्रा में भोजन इकट्ठा करें। इशिका ने विराज की मजबूत छाती और उसकी बाहों की ताकत देखी और मुस्कुरा दी। उसे पता था कि चाहे जो भी हो, विराज उसे भूखा नहीं रहने देगा। विराज, इशिका, रात बहुत हो गई है, अब थोड़ा आराम कर लें? इशिका ब्लश करते हुए मुड़ गई। उसे एहसास हुआ कि अब वो विराज के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अजनबियों की दुनिया। अध्याय 20 दिल की बात और पड़ोस की जलन। नैरेटर सर्दियों की आहट तेज हो चुकी थी। गुफा के अंदर विराज और इशिका एक साथ लेटे थे, लेकिन इशिका के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। इशिका मन में, पहली बार मैं किसी के इतने करीब हूं। विराज कहता है कि दरवाजा कमजोर है, इसलिए सुरक्षा के लिए साथ सोना जरूरी है। पर क्या ये सच में सिर्फ सुरक्षा है या विराज मुझे अपनी ओर खींच रहा है?
विराज ने धीरे से इशिका के बालों को सहलाया और उसे गले लगा लिया। इशिका, इन दिनों मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। मैं बस तुम्हें अपने करीब महसूस करना चाहता हूं। विराज का प्यार इतना गहरा था कि इशिका खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन बगल वाली गुफा में रुद्र यून की हालत खराब थी। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि उसे दीवार के उस पार हो रही हर बात और हर हलचल साफ सुनाई दे रही थी। रुद्र मन में, विराज ये सब जानबूझकर कर रहा है। वो जानता है कि मैं सुन रहा हूं। ये जलन, ये दर्द मुझे पागल कर देगा। गुस्से में रुद्र ने अपनी गुफा की दीवार को अपने पंजों से नोच डाला। अगली सुबह जब विराज शिकार पर निकला तो इशिका उदास थी। तभी रुद्र गुफा से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, मानो रात भर सोया न हो। इशिका गुस्से में विराज से, ये सब तुम्हारी गलती है। पड़ोसी ने जरूर सब सुन लिया होगा, देखो उसकी हालत। विराज मुस्कुराते हुए, अगली बार जब मैं तुम्हें गले लगाऊं तो तुम थोड़ा चुप रहने की कोशिश करना। ये कहकर विराज ठहाका मारते हुए चला गया और इशिका शर्म से लाल हो गई। अध्याय 21 सहेली की बातें और दिल का इकरार। नैरेटर। कुछ दिन बीत गए। मीरा मंजियांग इशिका से मिलने आई। विराज के शिकार की मात्रा देखकर कबीले के लोग दंग थे। मीरा, इशिका, तेरा रक्षक तो कमाल है। वो मेरे 5 पतियों से ज्यादा शिकार अकेले कर लाता है। इशिका हैरान होकर 5 पति? मीरा, तुम्हारी फैमिली का मतलब मेरी सोच से बहुत अलग है। मीरा, हां, पर वे सब विराज के आगे कुछ नहीं है। अगर तू उसे अपना जीवनसाथी नहीं बनाना चाहती तो बता दे, मैं उसे अपना छठा पति बना लूंगी। वो बहुत अच्छा शिकारी है। इशिका चिल्लाकर, खबरदार, वो तुम्हारा पति नहीं बनेगा। मीरा चिढ़ाते हुए, ओहो, तो इसका मतलब तू उसे पसंद करती है? तभी पीछे से विराज की आवाज आई। वो जल्दी वापस आ गया था और उसने सब सुन लिया था। उसने इशिका को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए मीरा को शुक्रिया कहा। जब मीरा चली गई तो इशिका शर्म के मारे नजरें चुरा रही थीं। विराज, इशिका, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? इशिका, तुमने गलत सुना होगा। विराज, मैंने अपने कानों से सुना है। एक बार कह दो इशिका। इशिका ने धीरे से कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतना सुनते ही विराज ने इशिका को चूम लिया। इशिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने विराज को पीछे धकेला। विराज, कोई देख लेगा। विराज, यहां कोई नहीं है, तुम मेरी हो और मैं बहुत खुश हूं। इशिका वहां से भाग गई, पर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसे अब अपनी भावनाओं पर यकीन होने लगा था। तभी सिस्टम ने उसे इनाम में सैनिटरी पैड्स दिए, जिससे उसकी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई। अध्याय 22 काले दरिया के भेड़िए और नया संकट। नैरेटर। सर्दी पूरी तरह आ चुकी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। इशिका विराज की गोद में दुबक कर बैठी थी। इशिका, बाहर बहुत ठंड है विराज। शुक्र है हमारा घर अनाज और मांस से भरा हुआ है। विराज, हां, और जब तक मैं हूं तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तभी कबीले में कुछ नए लोग दिखाई दिए। विराज ने बताया कि ये काले दरिया ब्लैक रिवर के भेड़िए हैं जो अक्सर सर्दियों में यहां आते हैं। अचानक इशिका और विराज की गुफा का दरवाजा जोर से खुला। 2 हट्टे कट्टे अनजान भेड़िए अंदर घुस आए। अजनबी भेड़िया, बाहर निकलो। हमारी मादा फीमेल को ये गुफा पसंद आ गई है। अब से ये हमारा घर है, तुम लोग कहीं और जाओ। इशिका दंग रह गई। विराज की आंखें गुस्से से जलने लगीं। उसने अपने रक्षक रूप में आने के लिए शरीर सिकोड़ा। विराज, मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? यहां से चले जाओ, वरना जिंदा वापस नहीं जाओगे। कबीले में अब एक नया युद्ध छिड़ने वाला था। क्या विराज और इशिका अपने आशियाने को बचा पाएंगे? 23 रूप का अहंकार और स्वाभिमान की जंग। नैरेटर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि काले दरिया ब्लैक रिवर के कुछ अनजान रक्षक इशिका और विराज के घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है। दृश्य, गुफा का द्वार। अजनबी रक्षक विराज को डराने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, हमारी मालकिन ने ये घर चुना है, चुपचाप बाहर निकल जा, वरना जान से जाएगा। विराज की आंखों में ज्वाला धधक रही थी। ये मेरा घर है, यहां सिर्फ इशिका की मर्जी चलती है, किसी बाहरी की नहीं। जैसे ही उस रक्षक ने मुक्का चलाने के लिए हाथ उठाया, विराज ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। वो रक्षक दर्द से कराह उठा। विराज ने दहाड़ते हुए कहा, दोबारा यहां दिखे तो जिंदा नहीं बचोगे। वे दोनों डरकर वहां से भाग निकले। विराज ने इशिका को आगाह किया, इशिका, ये लोग शिकार करने नहीं, लूटने आए हैं।
तुम अकेली बाहर मत निकलना। दृश्य लीवा की गुफा में। थोड़ी देर बाद उन्हीं रक्षकों के साथ एक घमंडी और खूबसूरत लड़की वहां आई। उसका नाम था लीवे। वो खुद को काले दरिया की सबसे सुंदर कन्या मानती थी। लीवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सुंदर कन्या की मांग को ठुकराने की? मैं जहां जाती हूं, रक्षक मेरे पैरों में बिछ जाते हैं। उसने जबरदस्ती इशिका के घर का दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इशिका पर पड़ी, लीवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इशिका की गोरी त्वचा, रेशमी बाल और उसकी सादगी देखकर लीवा को जलन होने लगी। लीवा, तुम कौन हो जंगली औरत? मैं इस कबीले के मुखिया रुद्र की होने वाली अर्धांगिनी हूं। यहां से निकल जाओ। इशिका शांत भाव से, मुखिया रुद्र को कब साथी मिल गया, ये तो खुद उन्हें भी नहीं पता होगा। और ये रॉक माउंटेन है, यहां तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। तभी पीछे से रुद्र यून की आवाज आई, क्या मुझे इस बात के लिए तुम्हारा आभारी होना चाहिए? लीवा रुद्र को देखकर मुस्कुराई। उसे लगा कि रुद्र उसके रूप के जाल में फंस जाएगा, पर रुद्र की नजरों में उसके लिए सिर्फ घृणा थी। जैसे ही लीवा ने उसे छूने की कोशिश की, रुद्र ने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। रुद्र, अगर दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो हाथ काट दूंगा। तुम जैसी स्वार्थी और अभिमानी औरतें मुझे जहर लगती हैं। लीवा अपमान से रोने लगी। तुम पछताओगे रुद्र, तुम इस जंगली औरत के लिए मेरा अपमान कर रहे हो। वो वहां से चीखती हुई भाग गई। अध्याय 24 सर्दियों की दावत और खामोश पहरा। नैरेटर लीवा के जाने के बाद रुद्र थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वो इशिका के पास आया। रुद्र, तुमने उस औरत को मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? अगर मैं ना आता तो? इशिका, विराज के आने से पहले मुझे मौका ही कहाँ मिला, और वैसे भी वो तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं तो फालतू में बीच में फंस गई। रुद्र ने नजरें चुराईं। दरअसल उसे पता चला था कि कोई इशिका को परेशान कर रहा है, इसलिए वो शिकार छोड़कर भागा भागा आया था। पर उसने सच नहीं बताया। मैं तो बस यहां से गुजर रहा था तो देख लिया। विराज ने टूटा हुआ दरवाजा ठीक किया, पर इशिका अब भी चिंतित थी। विराज, मुझे लगता है कि हमें और सुरक्षा की जरूरत है। दृश्य शाम का समय, भारी बर्फबारी। बाहर तेज बर्फ गिर रही थी। इशिका ने गुफा के अंदर हॉटपॉट, एक तरह का कढ़ाई वाला सूप बनाने की तैयारी की। ढेर सारी सब्जियां और मसाले पक रहे थे। इशिका मन में, इतनी ठंड में अकेले खाने का मजा नहीं है, क्यों न रुद्र को भी बुला लूं? आखिर उसने आज मेरी मदद की थी। इशिका बाहर निकली तो देखा कि रुद्र किसी अनजान रक्षक से बात कर रहा था। उस अनजान रक्षक की नजरें इशिका पर बहुत गंदी थीं। रुद्र उस रक्षक को चेतावनी देते हुए, याद रखना, अगर तुमने इशिका की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। जब वो लोग चले गए तो इशिका ने रुद्र को आवाज दी। इशिका, सुनो, मैंने अंदर गर्मा-गर्म हॉटपॉट बनाया है, क्या तुम हमारे साथ खाना चाहोगे? रुद्र का चेहरा ब्लश, शर्म से लाल करने लगा। क्या तुम मुझे अपने साथ खाने के लिए बुला रही हो? उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतनी सादगी और प्यार से बुलाएगा। आउट्रो। नैरेटर, क्या रुद्र इशिका का न्योता स्वीकार करेगा? और उधर अपमानित लीवा इशिका से बदला लेने के लिए कौन सी भयानक साजिश रच रही है? क्या विराज और रुद्र मिलकर इशिका की रक्षा कर पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी अ डिल। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। 25 आग का खेल और पहली सुराह। नैरेटर, कबीले में बढ़ती ठंड के बीच इशिका ने एक नया प्रयोग करने का सोचा। उसने अपनी गुफा के भीतर आग जलाई और उस पर एक बड़ा सा बर्तन चढ़ाया। दृश्य गुफा के अंदर माइनस आग के पास। जब रुद्र यून अंदर आया तो आग देखकर उसके होश उड़ गए। इशिका, भागो यहां से, तुम्हारे घर में आग लग गई है, ये बहुत खतरनाक है। इशिका हंसते हुए, रुद्र शांत हो जाओ, ये आग मैंने लगाई है, ये हमें गर्मी देगी और इसमें हम स्वादिष्ट खाना भी बना सकते हैं। डरो मत, ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। रुद्र हैरान था। उसने देखा कि विराज बायदी भी बड़े आराम से उस आग के पास बैठकर मांस पका रहा है। रुद्र ने सोचा, ये टाइगर आग से नहीं डर रहा, शायद ये इशिका के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रहा है। मुझे भी शांत रहना चाहिए। खाने की महक लाजवाब थी। इशिका ने जैसे ही पहला निवाला लिया, खाना गर्म होने के कारण उसका मुंह जल गया। विराज घबराकर, इशिका, तुम्हें सब्र करना चाहिए था, लाओ मुझे फूंक मारने दो। विराज बड़े प्यार से इशिका के करीब आया। ये देखकर रुद्र के मन में जलन की लहर उठी। मैं भी काश उसके करीब होता।
उसने अपनी भावनाएं दबाईं और बात बदलने के लिए एक बांस की नली, बैम्बू ट्यूब निकाली। इशिका, ये काले दरिया के लोग लाए हैं, वे इसे कीमती चीज बता रहे हैं। इशिका ने उसे खोलकर सूंघा। ये तो मदिरा वाइन है। ये शरीर को गर्म रखती है और खून का बहाव सही करती है, पर इसे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। रुद्र और विराज को नशे का अंदाजा नहीं था। उन्होंने इशिका की खुशी के लिए चीयर्स कहा और एक एक प्याला गटक लिया। अध्याय 26, मदिरा का जहर और बेकाबू जज्बात। नैरेटर, मदिरा का असर होते ही माहौल बदलने लगा। रुद्र की आंखें लाल हो गईं और वो बहकी बहकी बातें करने लगा। रुद्र, इशिका, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे अपना साथी माटे बना लो। इशिका, रुद्र, तुम होश में नहीं हो, जाओ और आराम करो। रुद्र अपने भेड़िए के रूप में बदल गया और जमीन पर लौटने लगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। विराज को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने नशे में ही रुद्र की गर्दन पकड़ी और उसे घसीटते हुए उसकी गुफा में छोड़ आया। लेकिन जब विराज वापस आया तो उसकी अपनी स्थिति भी ठीक नहीं थी। मदिरा ने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। विराज ने इशिका को गोद में उठा लिया। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। इशिका, तुम बहुत सुंदर हो। इशिका, विराज, तुम्हारी आंखें रात के तारों जैसी हैं, पर तुम होश में नहीं हो, छोड़ो मुझे। विराज पर जुनून सवार था। वो इशिका के विरोध को समझ नहीं पा रहा था। उसने जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। इशिका रोने लगी। विराज, दर्द हो रहा है, मत करो। अध्याय 27, एक रक्षक का पतन और पछतावा। नैरेटर, विराज के जुनून ने इशिका को बुरी तरह घायल कर दिया था। वो बेतहाशा रो रही थी, पर नशे में धुत विराज कुछ सुन नहीं रहा था। तभी बगल की गुफा से रुद्र दौड़ता हुआ आया। इशिका की चीखें सुनकर उसका नशा उतर चुका था। रुद्र, छोड़ दे उसे बेवकूफ। रुद्र ने छलांग लगाई और विराज को इशिका के ऊपर से हटा दिया। विराज को धक्का लगते ही होश आया। उसने देखा कि इशिका लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी है और दर्द हो रहा है कहते हुए बेहोश हो गई है। रुद्र गुस्से में, विराज, तूने ये क्या कर दिया? तू उसकी रक्षा करने वाला था, पर तूने ही उसे जख्मी कर दिया। रुद्र ने तुरंत इशिका को अपनी बाहों में उठाया और हकीम बाबा डॉक्टर लांजो के पास भागा। विराज वहीं सुन्न होकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज को इतनी बड़ी चोट कैसे पहुंचाई। दृश्य हकीम बाबा का औषधालय। हकीम बाबा ने जब इशिका की हालत देखी तो वे रुद्र पर चिल्लाए, पर जब उन्हें पता चला कि यह विराज ने किया है तो वे दंग रह गए। वह तो बहुत शांत लड़का था। शुक्र है रुद्र, तूने उसे रोक लिया। अगर थोड़ी देर और होती तो ये बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठती। रुद्र के दिल में विराज के लिए नफरत भर गई थी। वो सीधे विराज की गुफा में पहुंचा और उसे पीटना शुरू कर दिया। रुद्र, तू उसका साथी बनने के लायक नहीं है विराज। तूने उसे जो दुख दिया है वो उसे कभी नहीं भूलेगी। विराज ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इशिका, मैंने क्या कर दिया? अब मैं तुम्हारे सामने आने के काबिल नहीं रहा। अध्याय 28, एक भयानक सुबह और टूटा हुआ विश्वास। नैरेटर, अगली सुबह जब इशिका को होश आया तो उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। उसे पिछली रात की हर एक बात धुंधली पर भयानक याद आ रही थी। इशिका मन में, वो विराज नहीं था, वो कोई और था। कल रात जो हुआ, क्या वो सच में मेरा अपना विराज था? मुझे बहुत डर लग रहा है। इशिका का शरीर कांपने लगा। उसने खिड़की के बाहर गिरती हुई बर्फ को देखा। उसे लगा कि ये सर्दी अब उसके दिल के अंदर भी समा गई है। उसका विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। हकीम बाबा अंदर आए और उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। पर इशिका कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से बस खामोश आंसू बह रहे थे। अध्याय 29, टूटा विश्वास और खामोश हमदर्द। नैरेटर, उस डरावनी रात के बाद जब इशिका को होश आया तो उसके सामने हकीम बाबा खड़े थे। हकीम बाबा, बेटी, शुक्र है कि रुद्र तुम्हें सही वक्त पर यहां ले आया। अब दर्द कैसा है? इशिका, शारीरिक दर्द तो कम है बाबा, पर मन का घाव बहुत गहरा है। तभी रुद्र यूं वहां आया। उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। इशिका, मैं तुम्हारी गुफा से ये कपड़े ले आया हूं, ठंड बढ़ रही है। इशिका को याद आया कि ये कपड़े विराज ने उसके लिए बड़ी मेहनत से बनाए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रुद्र को लगा कि शायद उसे अब भी दर्द हो रहा है। रुद्र, क्या हुआ? क्या बहुत दर्द है? इशिका, नहीं रुद्र, बस दवा कड़वी है और मेरी किस्मत भी। इशिका मन ही मन सोचने लगी कि वो इस दुनिया में क्यों आई।
विराज उसे एक रक्षक जैसा लगा था, पर उस रात के बाद वो विराज का सामना कैसे करेगी? रुद्र ने इशिका को सांत्वना देने की कोशिश की। इशिका ने पहली बार रुद्र की कड़वाहट के पीछे छिपी कोमलता देखी और उसे गले लगाकर शुक्रिया कहा। दूसरी तरफ विराज हकीम बाबा की गुफा के बाहर खड़ा अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठा था। उसने कसम खाई कि वह अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेगा। अध्याय 30 प्रायश्चित की राह और खतरनाक सफर। नैरेटर 5 दिन बाद इशिका पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसने अपनी गुफा में वापसी का फैसला किया। जब वो घर पहुंची तो वहां विराज नहीं था, पर घर पूरी तरह साफ था, सब्जियां और सूखा मांस भरा हुआ था। विराज ने खामोशी से अपना फर्ज निभाया था। इशिका मन में, विराज मुझे प्यार तो बहुत करता है, पर जो हुआ वो डरावना था। शायद हमारे शरीर एक दूसरे के लिए नहीं बने। क्या हम भाई बहन की तरह रह सकते हैं? नहीं, ये तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। शाम तक विराज वापस नहीं आया। ठंड बहुत बढ़ गई थी। घबराई हुई इशिका रुद्र के पास पहुंची। इशिका, रुद्र, क्या तुम्हें पता है विराज कहाँ है? वो कल से गायब है और बाहर बर्फीला तूफान आ रहा है। रुद्र को हकीम बाबा से पता चला कि विराज इशिका के लिए संजीवनी फल ढूंढने गया है जो शरीर की अंदरूनी चोटों को ठीक करता है। रुद्र, वो मूर्ख इस तूफान में उस फल को ढूंढने गया है? ठीक है इशिका, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा, पर याद रखना, अगर मैं उसे सही सलामत ले आया तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। इशिका, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस उसे बचा लो। रुद्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस तूफान में छलांग लगा दी। अध्याय 31 रुद्र के बचपन का काला सच। नैरेटर रुद्र को गए 3 दिन बीत चुके थे। इशिका हकीम बाबा के पास बैठी रो रही थी। इशिका, ये सब मेरी गलती है बाबा। अगर मैंने उस रात शराब न पी होती तो विराज आपा नहीं खोता और रुद्र को बाहर नहीं जाना पड़ता। हकीम बाबा, बेटी खुद को दोष मत दो। रुद्र दिखने में कठोर है, पर उसका दिल कोमल है। क्या तुम्हें पता है वो औरतों से नफरत क्यों करता है? बाबा ने बताया कि रुद्र की मां बहुत सुंदर थी, पर बेहद पत्थर दिल। रुद्र के पिता ने उसकी मां की एक जिद पूरी करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और घायल हो गए। तब रुद्र की मां ने उन्हें बेकार कहकर छोड़ दिया। पिता ये सदमा सह नहीं पाए और मर गए। हकीम बाबा, दुखद ये था कि रुद्र ने अपनी आंखों से अपनी मां को दूसरे मर्दों के साथ अपने पिता की खाल उतारने की योजना बनाते देखा। उस छोटे से बच्चे ने अपने पिता के शव की रक्षा की जब तक कि वो गल नहीं गया। तब से उसने हर औरत को स्वार्थी समझना शुरू कर दिया। इशिका की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि रुद्र कितना अकेला और टूटा हुआ है। अध्याय 32 लीवा की गंदी साजिश और हमला। नैरेटर तभी मीरा मंजियांग दौड़ती हुई आई। इशिका, गजब हो गया, कुछ लोग तुम्हारी गुफा से सामान लूट रहे हैं। इशिका अपनी गुफा की तरफ भागी। वहां उसने देखा कि काले दरिया के कुछ रक्षक उसका अनाज और मांस चोरी कर रहे थे। उनके पीछे खड़ी थी लीवे। इशिका, रुको, तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? लीवा, तुम्हारा रक्षक तो मर चुका होगा इस तूफान में। अब ये सब हमारा है। और सुनो, ये गोरा चेहरा और पतली कमर, बहुत घमंड है न तुम्हें? याकू, इसे उठा ले जाओ और इसे बर्बाद कर दो। लीवा चाहती थी कि उसके रक्षक इशिका पर हमला करें, पर इशिका की मासूमियत देखकर वे हिचकिचा रहे थे। लीवा चिल्लाकर, डरपोक कहीं के, याकू अपनी नई दासी को लेकर यहां से निकल। लीवा ने इशिका को जोर से धक्का दिया। इशिका गिर गई, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं आग थी। वो अकेले उन सब से लड़ने के लिए तैयार थी, जबकि बाहर तूफान और तेज हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अध्याय 1 से 32 तक की ये रोमांचक और भावुक कहानी? हमने देखा कि कैसे इशिका इस अजनबियों की दुनिया में अपनी जगह बना रही है, जहां एक तरफ विराज का अटूट प्यार है तो दूसरी तरफ रुद्र का दर्द भरा अतीत। लीवा की इस साजिश के बाद अब इशिका का क्या होगा? क्या विराज और रुद्र समय पर वापस लौट पाएंगे? मुझे पता है कि आप सब अगले अध्याय का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये कहानी और मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन है, विराज या रुद्र। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं इसका अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आऊं। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले धमाके के साथ। बाय बाय।